मछुआरा घास की नाव पर सवार होकर मछलियां पकड़ने के लिए मध्य प्रशांत महासागर में चला गया। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही उसने जाल फेंका, समुद्र की गहराई से एक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ। खिंचाव इतना तेज था कि मछुआरा नाव से नीचे पानी में गिर गया, लेकिन उसने तुरंत नाव पर लौटने के बजाय अपनी जान बचाने के लिए जीवन रक्षक उपकरण ढूंढने का फैसला किया। वह मछली के जाल की ओर बढ़ने लगा, अपनी जान जोखिम में डालकर। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस शांत समुद्र के नीचे एक ऐसा खतरा छिपा है जो इंसानी सोच से परे है। मछुआरे को कुछ पता नहीं था, जाल समुद्री धाराओं में फंस गया था। उसने जल्दी से एक छोटा चाकू निकाला और जाल को काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि उसके चारों ओर की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। जब मछुआरे को कुछ अजीब लगा तो उसने देखा कि लाखों मछलियां उसके सिर के ऊपर इकट्ठा हो गई थी। चारों ओर मछलियों के झुंड ने उसे घेर लिया था। उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया। अब शिकारी और शिकार की भूमिका बदल चुकी थी। मछुआरे की अगली किस्मत क्या होगी यह अब तय था, लेकिन इससे भी अजीब बात आगे थी। एक बाघ का शव किनारे पर आ गया। उसके शरीर पर गहरे घाव थे जो यह साबित कर रहे थे कि उसकी मौत प्राकृतिक नहीं थी। तुम सोचोगे कि ये काटने के निशान हैं, लेकिन आखिर एक बाघ को कौन काट सकता है? समुद्री शोधकर्ताओं को शक हुआ कि यह किसी मछुआरे का काम हो सकता है। जब वे बंदरगाह पहुंचे तो उन्होंने मछुआरों के मुखिया से जानकारी ली, लेकिन मछुआरों ने बताया कि बाघ ने खुद मछली पकड़ने वाली नाव पर हमला किया था। मछुआरों को मजबूरन चाकू और कुल्हाड़ी से बाघ का सामना करना पड़ा, लेकिन यह बात समझ से परे थी। आखिर बाघ जो झुंड में रहते हैं, वह अकेले समुद्र में आकर मछुआरों की नाव पर हमला क्यों करेगा? इस पर विशेषज्ञ जैटर की राय स्पष्ट थी, लेकिन उसे जो बात और भी हैरान कर रही थी वह यह कि पिछले कई वर्षों से इसी मौसम में कई गोल्डफिश पास के समुद्र में बहकर आ जाती थी, लेकिन इस बार एक भी गोल्डफिश दिखाई नहीं थी। यह बात बिल्कुल अजीब थी, लेकिन इत्तेफाक से अगले ही दिन जैटर के जाल में अचानक बहुत सारी गोल्डफिश फंस गई। ड्राइवर जल्दी से गोल्डफिश के झुंड के ऊपर पहुंचा। गोल्डफिश की आवाज कानों में गूंज रही थी, जिससे जैटर का बेचैन दिल थोड़ा शांत हुआ। लेकिन कुछ ही देर बाद एक विशाल गोल्डफिश अचानक छोटी नाव के पास आ गई। ऐसा लगा जैसे वह गोल्डफिश जैटर के सामने ही रुक गई। अपनी आंखों से उसे घूर रही थी। जैटर थोड़ा कमजोर महसूस करने लगा, लेकिन शुक्र था कि उस विशाल गोल्डफिश ने कोई अजीब हरकत नहीं की। कुछ सेकंड बाद ही वह फिर से गहरे समुद्र में चली गई। लेकिन जब जैटर ने उस गोल्डफिश की दिशा में नजरें घुमाई तो उसने अचानक समुद्र में टाइगर गोल्डफिश का एक झुंड देखा। वह तुरंत दर्शनीय स्थल पर जा रही नाव की ओर भागा। कल की टाइगर गोल्डफिश के हमले को याद कर जैटर को अचानक किसी अनहोनी का एहसास हुआ, इसलिए उसने जल्दी से अपना उपकरण उठा लिया। ड्राइवर ने तुरंत दर्शनीय स्थल की नाव की दिशा में नाव रोक दी। पर्यटकों को इस आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। वे समुद्र में गोल्डफिश को देखना रोमांचक मान रहे थे। शुरुआत में तो किसी को यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह गोल्डफिश चुपचाप नौका के नीचे आ चुकी थी। फिर अचानक वह ऊपर की ओर तेजी से उछली। जैसे ही वह छोटी पहाड़ी जैसी विशाल मछली पानी से बाहर आई, पर्यटकों के चेहरों की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उस विशाल गोल्डफिश ने देखते ही देखते पूरी दर्शनीय नौका को दो हिस्सों में काट दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि गोल्डफिश ने यह सब करने के बाद पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और सीधा चली गई। वहीं दूसरी ओर जिन पर्यटकों ने पानी में छलांग नहीं लगाई थी, वे टाइगर गोल्डफिश के झुंड की ओर भागने लगे। जैटर समझ गया कि स्थिति बहुत खराब है। वह तुरंत टाइगर गोल्डफिश के सामने पर्यटकों तक पहुंचा और जितना हो सके उन्हें तेजी से नाव में चढ़ने के लिए कहने लगा। इसी दौरान लोगों ने भी सामने टाइगर गोल्डफिश को देख लिया। डर के मारे सभी तेजी से भागने लगे, लेकिन चाहे इंसान कितना भी तेजी से तैर ले, वे टाइगर गोल्डफिश की रफ्तार से आगे नहीं निकल सकते। हालांकि बचाव की उम्मीद पास ही थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग टाइगर गोल्डफिश द्वारा गहरे समुद्र में खींच लिए गए। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि यह पूरा हमला जैसे पहले से ही योजना के तहत किया गया हो। गोल्डफिश और टाइगर गोल्डफिश ने बिल्कुल सही समय पर हमला किया था। ऐसा लग रहा था जैसे इस घटना के पीछे कोई रहस्य छिपा हो। इस वैज्ञानिक रूप से अजीब घटना का जैटर जैसे गोल्डफिश विशेषज्ञ के पास भी कोई जवाब नहीं था, तब तक जब तक उसे एक शिपिंग कंपनी से कुछ सुराग नहीं मिले। जब उसका एक मालवाहक जहाज कनाडा के समुद्र से गुजर रहा था तो वहाँ के बुजुर्ग कप्तान ने बताया कि जहाज में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन अचानक स्टीयरिंग व्हील ने काम करना बंद कर दिया और घूमना बंद हो गया। उसके पास बचाव के लिए टगबोट को बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन जैसे ही टगबोट वहां पहुंची, अचानक समुद्र में दो विशाल गोल्डफिश उभरी और बिना कोई निशान छोड़े टगबोट को सीधा टक्कर मारकर डुबो दिया। यॉट पर हमला करने का तरीका इतना आसान था कि कोई भी समझ सकता था। लेकिन उससे भी अजीब बात यह थी कि जब कार्गो जहाज की बंदरगाह पर जांच हुई तो पता चला कि जहाज एक रस्साकशी के कारण फंस गया था। लेकिन जिस जगह से जहाज समुद्र में होकर गुजरा था, वहाँ सब कुछ साफ सुथरा था। रस्साकशी की रफ्तार को देखते हुए सिर्फ 18 दिनों में लाखों की तादाद में ऐसी घटनाएं होना नामुमकिन था। जैटर की सोच पर एक बार फिर गहरा झटका लगा, इसलिए उसने कुछ नमूने जांच के लिए वापस ले जाने का फैसला किया। यही कारण था कि उसे टाइगर गोल्डफिश के पागलपन का राज पता चला, क्योंकि उसने रस्साकशी में एक ऐसा सबूत पाया था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। पशु चिकित्सक की तरह काम करते हुए जैटर ने पहले समुद्र किनारे पर बहकर आई टाइगर गोल्डफिश के शरीर को खोलकर देखा, लेकिन उसने टाइगर गोल्डफिश के मस्तिष्क में भी वही सबूत पाया और टाइगर गोल्डफिश एक जानवर होने
होने के नाते सिद्धांत रूप में इसके शरीर में उस नकली जानवर रस्साकशी जैसी चीज का सबूत मिलना नामुमकिन था। इससे जैटर ने अनुमान लगाया कि यही सबूत रस्साकशी में किसी तरह के म्यूटेशन का कारण बना और टाइगर गोल्डफिश के असामान्य व्यवहार का कारण भी यही हो सकता है। अब जैटर ने इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला किया। वह गोल्डफिश के हमले की असली वजह का पता लगाने के लिए मछली पकड़ने वाली नाव के रास्ते को खंगालने लगा। तभी उसे यह देखकर हैरानी हुई कि सभी रास्ते एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यह वही रास्ता था जहाँ से गोल्डफिश निकली थी। जैटर को यकीन हो गया कि गोल्डफिश का स्रोत कहीं न कहीं इसी रास्ते में छिपा है। अगले दिन जैटर और उसकी टीम ने टाइगर गोल्डफिश का पीछा करना शुरू किया। एहतियात के तौर पर उन्होंने सोचा कि यह काम तब किया जाए जब गोल्डफिश सो रही हो। लेकिन इसके बावजूद जब जैटर गहराई में उतरा तो समुद्र की गहराई में एक के बाद एक गोल्डफिश हवा में लटकी हुई दिखाई दी। जैटर का दिल घबराहट से जोर जोर से धड़कने लगा। उसका हर कदम बेहद सतर्क था, कहीं ये खतरनाक जीव जाग न जाए। लेकिन फिर भी एक अनहोनी हो ही गई। जब जैटर गोल्डफिश में से एक पर ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला था, तभी अचानक मुख्य गोल्डफिश जाग गई। जैटर का दिल जैसे गले में आकर अटक गया। लेकिन सौभाग्य से गोल्डफिश ने जैटर पर हमला नहीं किया। शायद यह इसलिए हुआ क्योंकि उसका मस्तिष्क अब तक प्रभावित नहीं हुआ था। इस बीच नाव पर मौजूद जैटर के साथी पूरी तरह सतर्क थे। जहाज किसी भी समय रवाना होने के लिए तैयार था। जैटर ने भी तुरंत अपने शरीर पर लदे सभी उपकरण उतार दिए और तेजी से समुद्र से बाहर निकलने लगा। आखिरकार गोल्डफिश के झुंड द्वारा हमला शुरू करने से पहले वह सुरक्षित जहाज पर सवार हो गया। साथी दल के सदस्यों ने एक पल की भी देरी नहीं की। जैटर के संकेत मिलते ही वे तुरंत समुद्र से दूर निकल गए। समुद्र में एक घिसटता हुआ ट्रैकिंग कैमरा मिला। फिर जैटर ने इसे कंप्यूटर से जोड़ा और जांच शुरू की। लेकिन जो उसने देखा उससे वह चौंक गया। मुख्य गोल्डफिश इधर उधर घूम नहीं रही थी, बल्कि एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित होकर लगातार गहरे समुद्र में उतरती जा रही थी। मुख्य गोल्डफिश को हर 10 मिनट में सतह पर आकर ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, इसलिए उसके लिए इतनी गहराई तक जाना असंभव था। एक ही संभावना थी कि गहरे समुद्र में कोई ऐसी चीज है जो उन्हें आकर्षित कर रही थी। जैसे जैसे गोल्डफिश और गहराई में जाती गई, सभी ने हैरानी से देखा कि समुद्र की अनजानी गहराई में एक अजीब सफेद रोशनी थी और वह रोशनी लगातार अजीब आवाजें भी निकाल रही थी। जब गोल्डफिश उस रोशनी के पास पहुंची तो उसने और नीचे जाना बंद कर दिया। वह बस चुपचाप वहीं रुक गई, मानो उस सफेद रोशनी की पूजा कर रही हो। कैमरे में दिखाई गई तस्वीर भी यहीं ठहर गई। शोधकर्ताओं ने पाया कि यह एक पानी का सिर था, क्योंकि पुराने रिकॉर्ड के अनुसार गहरे समुद्र में ऐसी कोई भी जीवित प्रजाति नहीं थी जो लगातार इतनी तेज रोशनी और आवाज निकाल सके। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कुछ दिन पहले ही जब कैमरे ने पहली बार इस सफेद रोशनी को कैद किया तो इससे भी अजीब घटना घट चुकी थी। नाव के नीचे समुद्री तट का एक हिस्सा अचानक हवा में उठने लगा था। इसके साथ ही समुद्र की गहराई में एक अजीब आवाज भी सुनाई देने लगी जो वहाँ नहीं होनी चाहिए थी। पूरी नाव जोर जोर से हिलने लगी। शोधकर्ताओं ने जैसे ही प्रतिक्रिया दी, नाव में अचानक सन्नाटा छा गया। यह खबर मिलते ही पूरे रिसर्च संस्थान में दुख और हैरानी फैल गई। सबसे दुखद बात यह थी कि नाव पर जैटर का एक करीबी दोस्त भी वर्षों से काम कर रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इतनी बड़ी वैज्ञानिक शोध नाव बिना किसी वजह के कैसे पूरी तरह से गायब हो सकती है। यह तब तक एक रहस्य बना रहा जब तक सभी ने समुद्र की गहराई से प्राप्त खोजी वीडियो को नहीं देखा। तब पता चला कि गहरे समुद्र में डूबी हुई नाव के चारों ओर सफेद रोशनी का एक घेरा बन गया था। इतना ही नहीं, वहाँ अजीब आवाजें भी सुनाई दे रही थी। हालांकि बूढ़े प्रोफेसर ने दशकों तक समुद्र में शोध किया था, लेकिन उन्होंने भी ऐसा चमत्कारी दृश्य पहली बार देखा था। इंटर्न केली के लिए तो यह दृश्य और भी चौंकाने वाला था, लेकिन किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस घटना का कारण खुद केली ही निकलेगा। केली समुद्र किनारे अकेला वापस गया। वहाँ उसने अपने एक अच्छे दोस्त को ढूंढा। केली ने दुर्घटना से पहले उसे एक वीडियो संदेश भेजा था, लेकिन वह दोस्त उस समय बार में बैठकर शराब पी रहा था। वह समय पर वीडियो नहीं देख पाया और अपने दोस्त से आखिरी बार बात करने का मौका हमेशा के लिए गंवा बैठा। दिल में पछतावा था और केली खुद को बार बार कोस रहा था कि वह समय पर कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जल्द ही उसने वीडियो में एक अजीब चीज देखी। वीडियो रुकने से ठीक पहले उसके दोस्त की खिड़की के बाहर एक सफेद रोशनी दिखाई दी थी। यह वही रोशनी थी जो समुद्र की गहराई में देखी गई थी। इसके साथ ही एक अजीब चुभने वाली आवाज भी सुनाई दे रही थी। अपनी शंका की पुष्टि करने के लिए केली ने वीडियो में उस अजीब आवाज को अलग किया और उसे समुद्र की गहराई में सुनी गई आवाज से मिलाया। जब उसने दोनों आवाजों का मिलान किया तो पाया कि दोनों में हैरान करने वाली समानता थी। केली ने अंदाजा लगाया कि जहाज की दुर्घटना जरूर इन अजीब घटनाओं से जुड़ी हुई थी। इसलिए उसने तुरंत इस खोज के सबूत और निष्कर्ष पुराने प्रोफेसर को भेजकर उन्हें सारी जानकारी दी। लेकिन ये बातें पुराने प्रोफेसर के ज्ञान से कहीं परे थी। उनकी हठ धर्मिता ने केली के निष्कर्षों को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि समुद्र में ऐसा कोई असामान्य और रहस्यमयी घटना हो सकती है। इस वजह से दोनों के बीच काफी बहस हुई और बात बिगड़ गई। लेकिन इस दौरान प्रोफेसर सीगू, जो चुपचाप सब कुछ सुन रही थी, उन्हें एक नई जानकारी हाथ लगी। घर लौटने के बाद उन्हें अपने छात्र जैटर द्वारा भेजा गया एक वीडियो मिला, जिसमें उसने गोल्डफिश के बारे में कुछ रिकॉर्डिंग भेजी थी। जब इस वीडियो का केली की खोज से मिलान किया गया तो पाया गया कि उसमें भी वही सफेद
सफेद रोशनी और अजीब आवाजें थीं। टेस्ट के बाद महिला प्रोफेसर को एहसास हुआ कि उन्होंने केली को गलत समझा था, लेकिन उनका घमंड उन्हें अपनी गलती स्वीकार करने की इजाजत नहीं दे रहा था। इसलिए सिगु ने ग्लोबल ओशन मीटिंग में जाने का फैसला किया। उन्होंने सही समय पर वीडियो को केली को सौंप दिया और उसके निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया। इस तरह महिला प्रोफेसर और केली के बीच खटास धीरे धीरे कम हो गई और सच के करीब पहुंचने का रास्ता साफ होने लगा। लेकिन जैसे ही केली ने सिगु को हेलीकॉप्टर में विदा किया, एक भयानक घटना घटी, क्योंकि उसी समय वह लड़का जो प्रयोग कर रहा था, उसने अचानक देखा कि उसके आसपास मौजूद सहयोगियों के फोन में सब कुछ गायब हो गया है। वह हैरानी से अपना फोन देखने लगा तो उसकी आंखों के सामने समुद्र विज्ञान संस्थान से आपातकालीन चेतावनी का संकेत दिखा। चेतावनी के 3 स्थानों में से एक स्थान वही शहर था जहां केली मौजूद था। लड़के को बहुत बुरा एहसास हुआ। वह घबराकर केली को कॉल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन केली ने सिगु से विदा लेते समय अपना फोन साथ नहीं रखा था। लेकिन सौभाग्य से हेलीकॉप्टर उड़ान भरने से पहले ही केली को फोन किया गया था। ठीक पहले सिगु को समय रहते रिसर्च इंस्टीट्यूट से सूचना मिल गई। समुद्र विज्ञान संस्थान की चेतावनी आने से बस कुछ मिनट पहले ही केली को मौत के मुंह से खींच लिया गया। जब केली ने समुद्र किनारे अपने रिसोर्ट को देखा तो वह आसानी से बर्बाद हो चुका था। यह दृश्य देखकर केली के दिल में डर समा गया, लेकिन किस्मत से वह खतरे से बचने में सफल हो गया। लेकिन अन्य शहरों के निवासियों के लिए यह इतना आसान नहीं था। सबसे पहले एक बड़ी संख्या में समुद्री पक्षी अचानक जमीन की ओर उड़ने लगे। फिर समुद्र तट ने अजीब तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया। लेकिन जो लोग समुद्र में तैरने के अनुभव रखते थे, वे समझ गए कि यह किसी बड़े विनाश की शुरुआत है। इसलिए लोग भागने लगे। जिनके पास कार थी उन्होंने तुरंत रफ्तार बढ़ा दी, और जिनके पास कार नहीं थी उन्होंने तो जैसे जमीन से उड़कर भागने की कोशिश की। लेकिन समुद्र से उठे इस विनाशकारी तूफान के सामने यह सब बेकार साबित हुआ। लगातार 3 तटीय देशों पर समुद्र विज्ञान संस्थान के प्राणघातक हमले हुए। इस घटना ने स्वाभाविक रूप से वैश्विक महासागर संगठन का ध्यान आकर्षित किया। इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द महासागर संरक्षण बैठक बुलाने का फैसला किया ताकि इस विषय पर शोध और चर्चा की जा सके। लेकिन इस बैठक में जब एक वायरस वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष पेश किया तो उसने सभी वैज्ञानिकों को चौंका दिया। इससे वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि समुद्री जीवों द्वारा किए गए हमलों से भी कहीं अधिक भयानक आपदा आने वाली थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में नाइस लिख देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।